हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। देखिए, कोई भी रिक्रूटमेंट होता है, उसमें यदि रूल्स के अकॉर्डिंग प्रक्रिया नहीं हो रही है या मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना अनफिट कर दिया गया, या जो एडवर्टीजमेंट आया था उसमें कोई ऐसा प्रोसेस था कि जिसको फॉलो नहीं किया गया रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान, तो उसके खिलाफ जाहिर सी बात है कि जो कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं होंगे वो रिट याचिका दाखिल करने का उनका अधिकार है। ये अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। इस अधिकार से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और फोर्स भी उसके लिए फाइट करती है। फोर्स अपनी बात कहती है, कैंडिडेट अपनी बात कहता है। माननीय न्यायाधीश महोदय दोनों की बात सुनते हैं और जिसका पक्ष भारी होता है उसके पक्ष में फैसला दे दिया जाता है। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट में किस तरीके से फोर्स का पलड़ा भारी हुआ और कैंडिडेट्स की रिट याचिका जो थी वो खारिज हो गई। कि ऐसा नहीं है कि सारे ही केसेस जो हैं वो कैंडिडेट्स के पक्ष में आते हैं या सारे ही केसेस जो है वो फोर्स के पक्ष में आते हैं। वो डिपेंड करता है केस टू केस कि किस तरह का केस है, कैसा मैटर है और क्या फैक्ट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं उसकी, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बीएसएफ हेड कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट में जो रिट याचिका दाखिल की गई उसके आधार क्या थे और उसको किस आधार पर खारिज कर दिया गया और उसमें कैंडिडेट्स के का कहाँ पर उनका जो वीक पॉइंट रह गया वो भी आपको दिखाएंगे। पूरा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये देखते हैं। ये देखिए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला है। दिल्ली हाई कोर्ट गोपाल सैनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर ऑन 27 नवंबर 2017। 27 नवंबर 2017 का ये फैसला है। गोपाल सैनी बनाम भारत संघ। अब इसमें इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। अब WPC जो है वो कोई भी केस होता है उसका नंबर होता है। ये 10,507 2017, उसके साथ ही ये नंबर है। ये अब गोपाल सैनी जो है ये और पटिशनर हैं महेश जो हैं पटिशनर हैं। दो रिट याचिकाएँ जो थी उनको एक साथ करके इसका फैसला किया गया। अब इनके इसमें पार्टी कौन है? यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ ही होगा, क्योंकि आपकी जो भर्ती है वो किसकी है? गृह मंत्रालय की है। यहाँ पर कोरम दिखाया गया है अब 27/11/2017। द पटिशनर्स हैव फाइल्ड द प्रेजेंट पिटिशंस प्रेइंग इंटर अलिया फॉर इशूइंग अ रिट ऑफ मैंडेम्स। अब देखिए, ये जो आप लोग 4 प्रकार के रिट आप संविधान में पढ़ते हैं, जीके आप पढ़ते हैं कि रिट ऑफ मैंडेम्स टू द रेस्पोंडेंट बीएसएफ टू कंडक्ट अ री एग्जामिनेशन ऑफ द टाइपिंग टेस्ट दैट दे हैड अंडरटेकन during the second phase of the recruitment to the post of head constable ministerial in the BSF 2016-17 and thereafter declared them unsuccessful। देखिए, BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की ये भर्ती जो 2016-17 में आई थी उसके बाद में अभी तक भर्ती नहीं आई है। इस भर्ती में ये कैंडिडेट्स जो थे इनको ये एग्ज़ाम पास हो गए, लेकिन ये डिस्क्वालीफाई हो गए। किसमें? टाइपिंग टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो गए। The brief facts of the case are that in November 2016, the respondents number 2 BSF has issued an advertisement inviting applications for recruitment to the post of head constable ministerial। जो भी रिट याचिका पेश होती है तो एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत होती है उसमें। As the petitioners fulfilled all the eligibility criteria, they had applied for the said post by submitting applications। petitioners ने भी application submit किया। On 23rd April 2017, the petitioners had appeared in the written examination test conducted by the respondents. The results were declared on 3rd August 2017। 23 अप्रैल 2017 को उनका रिटर्न हुआ, उसका रिजल्ट आ गया 3 अगस्त को। वेयर इन द petitioners were declared as successful, जो कैंडिडेट्स पास हो गए। On 13th August 2017, the respondent number 2 had issued call letters to the petitioners calling upon them to undergo a typing test on 11th September 2017। 13 अगस्त 2017 को उनका कॉल लेटर इशू किया गया टाइपिंग टेस्ट के लिए। और वो टाइपिंग टेस्ट कब होना था? वो होना था 11 सितंबर 2017। फॉर विच दे रिपोर्टेड एट 32 बटालियन BSF सिरसा रोड, हिसार, हरियाणा एट 8 AM। वो उपस्थित हुए
जो दिया गया वेन्यू था उस पर। अब लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट दैट ड्यूरिंग द एफर्ट्स एट टाइपिंग टेस्ट द पिटिशनर्स वर नॉट परमिटेड टू यूज़ देयर ओवन कीबोर्ड एंड माउस। यहाँ पर पिटिशनर्स जो थे उनका शिकायत ये था कि वो अपना कीबोर्ड और माउस लेके गए थे, वो उनको इस्तेमाल नहीं किया करने दिया गया। देखिए उसमें हमारे भी स्टूडेंट्स थे, उसमें उनका जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसमें उनको यूज़ करने दिया था। और मुझे याद है अभी भी कि वो कैंडिडेट जो थे वो अपना टाइपिंग और अपना कीबोर्ड से हमारे पास में प्रैक्टिस करते थे वो लोग, और वो सेलेक्ट भी हो गए। तो द कॉल लेटर्स हैड परमिटेड द कैंडिडेट्स टू ब्रिंग देयर ओवन कीबोर्ड। देखिए इसमें शिकायत की बात जो थी वो यहाँ पर आ गई कि जो इनके कॉल लेटर्स थे वो परमिट करते थे, उसमें ये बात कही गई थी कि आप अपना कीबोर्ड ला सकते हैं, और ये बहुत समय से ये व्यवस्था है बीएसएफ में। लेकिन 32 बटालियन बीएसएफ सिरसा रोड जो था उसमें उनको नहीं यूज़ करने दिया गया। जब पहले टाइपराइटर पे टाइपिंग टेस्ट होता था तब अपना टाइपराइटर भी ले जा सकते थे कैंडिडेट्स, और उसके बाद जब कीबोर्ड पर ये होने लगा, कंप्यूटर पे होने लगा, तो कीबोर्ड अपना, क्योंकि कीबोर्ड से कोई भी कैंडिडेट प्रैक्टिस करता है उसका हाथ उस पर सेट होता है। नया कीबोर्ड मिलता है तो वो प्रैक्टिस जो है वो उसको उतना प्रैक्टिस उसका नहीं हो पाता कि वो उस पर, और वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ द टाइपिंग टेस्ट वर डिक्लेयर्ड द पिटिशनर्स फाउंड दैट दे वर नॉट सक्सेसफुल। यहाँ पे तो 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है, उसमें उनको डिस्क्वालीफाई हो गए। वो नया कीबोर्ड था, उन्होंने अपने कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करी थी क्योंकि जो उनका कॉल लेटर था उसमें बात लिखी गई थी। अब अपने कीबोर्ड पर प्रैक्टिस की और वहाँ पे दूसरा कीबोर्ड मिल गया, वो तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे वो लोग। वो तो नियम, तो देखिए जो नियम था उसके खिलाफ तो यहाँ पर काम हो गया कि ये जो टाइपिंग टेस्ट जो था उसमें उनको अलाउ करना चाहिए था जब उनके कॉल लेटर में लिखा गया है। तो अब यहाँ पे द पिटिशनर्स फाउंड दैट दे वर नॉट सक्सेसफुल हैविंग फेल्ड आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 1 मंथ। अब लगभग 1 महीने का गैप दे दिया। ऑन 10 अक्टूबर 2017 द पिटिशनर्स फाइल्ड देयर रिप्रेजेंटेशंस बिफोर द रेस्पोंडेंट नंबर 2 बीएसएफ। अब देखिए वो 11 सितंबर 2017 को सेम डे टाइपिंग का रिज़ल्ट मिल गया, लेकिन 10 अक्टूबर तक वो लोग इंतज़ार करते रहे, क्या करें क्या ना करें। दुविधा थी कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। अब रिप्रेजेंटेशन जो है ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही ये कोर्ट में चले जाएंगे। इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया बीएसएफ को कि ये हमारे साथ में गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, हमें एक मौका दिया जाए। requesting that they be permitted to sit for a re-examination of the typing test as they were not allowed to use their own keyboard and mouse। उसको खारिज कर दिया गया। उसको खारिज कर दिया तो ये लोग रिट याचिकाएं अपनी पेश कर दी इन्होंने। वी हैव इंक्वायर्ड फ्रॉम द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स as to whether any protest in this regard was lodged by the petitioners on the date of the examination itself, that is on 11th September 2017। अब देखिए यहाँ पर ये जो petitioners जो थे इन्होंने क्या कार्रवाई सेम डे की, जब एग्ज़ाम हो रहा था, जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और ये अपना कीबोर्ड लगाने लगे और इनको मना कर दिया, तो इन्होंने क्या वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। ये वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते ये, क्योंकि इतना करेज वहाँ पर नहीं होता है किसी कैंडिडेट में कि वो फोर्स की भर्ती में फोर्स के अंदर वहीं पे खड़ा होकर और फोर्स के खिलाफ खड़ा हो जाए। लेकिन क्या बाहर आके उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया? क्या सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे, अब इसमें लिखा है और द वेरी नेक्स्ट डे और विद इन ए वीक, अब 7 दिन तक भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की फ्रॉम 11 सितंबर 2017। He concedes that no such protest was lodged by the petitioners on। अब 11 सितंबर 2017 को तो टाइपिंग में कीबोर्ड दूसरा मिल गया, तो उनका तो वहाँ पर उनको बोलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बोल पाए। वहाँ कोई नहीं बोल पाएगा। देखिए इतना साहस नहीं होता है किसी में कि वो फोर्स की भर्ती में वहीं पे खड़ा होकर और ये बात बोल दे कि मुझे अपना लगाने दिया जाए। वो तभी बोल सकता है जब पहले से उसको पता हो कि यदि मना किया जाएगा तो एप्लीकेशन लिखा हुआ रेडी हो उसके पास में कि सर मेरे को ये मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ रिटर्न में और मुझे अपना कीबोर्ड लगाने दिया जाए। और उसके साथ में कॉल लेटर में जो लाइन लिखी हुई थी कि आप अपना कीबोर्ड आप लेकर आ सकते हैं, उसके बारे में भी बताया जाए।
तो उसको अलाउ किया जाता, और यदि नहीं किया जाता तो उस पर एक रिसीविंग वो ले लेते कि अलाउ नहीं किया जाएगा, हम अपना कीबोर्ड देंगे, हम अपना माउस देंगे। लेकिन ये सब काम नहीं हुआ, और उसके बाद में और इवन देयर आफ्टर टिल एज लेट एज ऑन 10 अक्टूबर 2017, यानी 10 अक्टूबर 2017 तक भी ऐसा कुछ नहीं किया। तो एक महीने का जो पीरियड था उसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो गया ये जो पिटिशनर्स जो थे इनके एडवोकेट के लिए। यदि वो 7 दिन 10 दिन होता, या जो अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, कोरोना की स्थिति, कोविड लॉकडाउन जैसा स्थिति चल रही है, तब जस्टिफाई किया जा सकता है कि ये कैंडिडेट जो थे ये अपने घर चले गए, वहाँ पर इनको कुछ नहीं समझ आया ये क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन ये तो एक सिंपल लेटर लिखना था या सेम डे एप्लीकेशन, यदि पहले से अब ये मेंटली प्रिपेयर होते ये लोग, क्योंकि ऐसा कुछ कैंडिडेट्स ऐसे मेंटली प्रिपेयर थे, उनको पता था कि ऐसा हो सकता है, तो वो अपना एप्लीकेशन लिखकर साथ में लेके गए थे कि यदि अलाउ नहीं करेगा तो तुरंत आप 2 कॉपी एप्लीकेशन लेकर जाइए और एक वहाँ पर दे दीजिए, दूसरे पर रिसीविंग ले लीजिए। और जब वो एप्लीकेशन देने लगे, प्रोटेस्ट हुआ, तो उनको अलाउ कर दिया गया। तो ये रूल तो देखिए, रूल तो गलत था ये कि जो आप अलाउ कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनको अपना कीबोर्ड यूज़ नहीं करने दिया जा रहा है, और दूसरे सेंटर जो थे, कुछ सेंटर्स वहाँ पर यूज़ करने दिया गया। लेकिन ये इनका वीक पॉइंट कहाँ रह गया, इनका वीक पॉइंट रह गया कि ये डिले हो गया। फैसले में आगे लिखा है, वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रेजेंट पिटिशंस आर हाईली बिलेटेड, यानी कि बहुत समय निकल गया। इफ़ द पिटिशनर्स हैड अ जेन्युइन ग्रीवांस दे ought to have lodged a protest with the respondent number 2 BSF at the spot or at least within a reasonable time from the date of the examination, यानी एक रीजनेबल टाइम के अंदर इनका रिप्रेजेंटेशन होता, ये वेरी नेक्स्ट डे ये एप्लीकेशन लिख कर स्पीड पोस्ट कर देते तो वो रीज़नेबल टाइम हो सकता था, ये 2 दिन में कर देते वो रीज़नेबल टाइम हो सकता था, ये सेम डे कर देते वो हो सकता था। लेकिन 1 महीना निकलने के बाद में ये सब कार्रवाई हुई, और सिर्फ इसके आधार पर देखिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुए, कोई ज़्यादा सुनवाई इसमें नहीं हुई, कोई जिसको कहते हैं कि तारीख पे तारीख वाला काम भी नहीं हुआ यहाँ पे। That not being the position, we are not inclined to entertain the present petitions wherein the petitioner seeks a re-examination of the typing test at this belated stage. The prayers made in the petitions is declined. The petitions are dismissed in limine, यानी कि प्रारंभिक स्टेज में ही उसको डिसमिस कर दिया गया, along with pending applications। अब पेंडिंग एप्लीकेशन जो कोई है वो, तो देखिए दोस्तों, ये जो रिट पिटिशंस दाखिल करने का अधिकार जो है ये सबको है, ये भारत का संविधान हमें देता है। अब जब ये रिट पिटिशन लगी थी उस समय का भी मैं आपको बता देता हूँ कि उस समय भी जो हमारे साथी, जो इनके जो दूसरे साथी जो टाइपिंग टेस्ट में पास हो गए थे और जो अपना आगे का जो प्रोसेस था उसका इंतज़ार कर रहे थे, उनको भी बड़ी परेशानी हुई कि अब क्या होगा, कैसे होगा, और ये टाइपिंग टेस्ट वापस होगा तो क्या सबका वापस होगा। ऐसे बहुत सारे रूमर्स जो शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि सिर्फ खारिज होने की वजह क्या हुई यहाँ पे, कि खारिज होने की वजह एक ही थी कि ये लेट हो गए। यदि ये लेट नहीं होते, ये जिसको कहते हैं कि रीज़नेबल टाइम में ये इनका प्रोटेस्ट होता, तो इनकी बात ज़रूर सुनी जाती और दोनों पक्ष जो है अपनी बात कहते हैं। अब यहाँ पर जो रेस्पोंडेंट्स के जो एडवोकेट हैं उनको तो अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला, उनसे कोई सुनवाई नहीं की गई, उनसे कुछ नहीं पूछा गया उनसे कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। जब आप कॉल लेटर में आप लिख कर दे रहे हो कि ये आप अपना कीबोर्ड लेकर आ सकते हैं, आप अपना माउस लेकर आ सकते हैं, उसके बावजूद आपने कैंडिडेट्स को माउस और कीबोर्ड अपना यूज़ क्यों नहीं करने दिया, इसकी बात नहीं आई, क्योंकि पहले ही ये खारिज हो गया। तो देखिए दोस्तों, आपका भी ऐसा कोई पॉइंट होता है, आपको भी कोई रिप्रेजेंटेशन आपको देनी होती है। अभी वर्तमान में जो हमारे एसएससी जीडी के जो साथी हैं उनको इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशंस अभी देना पड़ रहा है, किस के बारे में कि वो ज्वाइनिंग नहीं कर पाए। तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको एक रीज़नेबल टाइम में देना होगा, अन्यथा आप देख सकते हैं आपके सामने फैसला है कि एक समय निकलने के बाद में आप उस पर कोई कार्रवाई चाहते हैं तो वो नहीं होती है।
तो दोस्तों, जिस तरीके से आप दौड़ करते हैं, अपना फिजिकल करते हैं, आप मेडिकल तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया में आपको ये लगता है कि ये गलत प्रोसेस हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, रूल फॉलो नहीं किए गए हैं या गेम के बीच में रूल चेंज कर दिए गए हैं, तो आपका हक बनता है, संविधान हमें ये हक देता है कि हम उस प्रोसेस को चैलेंज कर सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं और ये इंडिविजुअल का हक है। इससे दूसरे कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही वो जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनकी जो प्रोसेस होती है, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, उस पर कोई फ़र्क पड़ता है। यदि ये दोनों कैंडिडेट यदि दूसरे दिन ही लेटर देते और दोनों पक्षों को सुना जाता, जो रेस्पोंडेंट्स के एडवोकेट हैं, बीएसएफ के एडवोकेट हैं, वो उनको भी अपनी बात कहने का मौका मिलता कि क्यों नहीं दिया गया हमने, क्या दूसरे जब यहाँ पर जब ये बात उठती कि दूसरे सेंटर्स पर दिया गया है, जोधपुर में दिया गया था, तो जो पिटिशनर्स के जो एडवोकेट हैं ये बात कहते कि जोधपुर में दिया गया था और जब रिकॉर्ड मांगा जाता और उसमें ये बात सिद्ध हो जाती कि एक सेंटर पर पिटिशनर्स जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपना माउस और कीबोर्ड यूज़ करने दिया गया है, दूसरे पर नहीं करने दिया गया है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इनके फेवर में फैसला आ जाता। अब फैसला क्या आना था और क्या आना होता है ये तो माननीय न्यायाधीश महोदय के हाथ में होता है, ये आपके और हमारे डिस्कशन करने वालों के हाथ में नहीं होता है। इसलिए जो हमारे साथी कमेंट कर देते हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले पूरा पढ़ें उसको कि क्या पॉइंट है, उसके बाद कमेंट करें। जय हिंद।